शो में। हुकूमत आसिफ जरदारी को कत्ल करना चाहती है, बिलावल भुट्टो का इल्जाम। सिंध लॉकडाउन पाबंदियों में मजीद 15 दिन की तौसी। पेट्रोल बहरान किसने फायदा उठाया, किसने पहुंचाया, तहकीकाती कमेटी कायम। एफबीआर का रेवेन्यू अदब से जायद टैक्स इकट्ठा करने का दावा। अस्सलाम वालेकुम। पसपर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एफबीआर के रेवेन्यू टारगेट्स एक शॉर्टफॉल तो है ओरिजिनल टारगेट से, 5.5 खरब का ओवरऑल टारगेट था जिसको 4 बार रिवाइज किया गया डाउनवर्ड। अब तकरीबन 3.9 ट्रिलियन का टारगेट था, 3.981 ट्रिलियन एफबीआर कहता है हमने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया है। इस रेवेन्यू टारगेट का तस्करा हम हुकूमत की कारकर्दगी के हिसाब से भी करेंगे, लेकिन कोरोना के इम्पैक्ट से कबल भी कहा जा रहा था कि 5.5 खरब के टारगेट से तकरीबन 900 अरब का शॉर्टफॉल जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था बिफोर कोरोना वायरस, ये कहा जा रहा था। मैं प्रोग्राम में आज स्पेसिफिक स्टार्ट करते हुए कि सूबा सिंध का वफाक के साथ जो टैक्स के मामले तनाज़ा है, यहाँ एक फैसला हुआ कि वफाक के जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट नहीं किए जाएंगे जब तक रिफंड्स जो इस वक्त वफाक ने करने हैं वो नहीं होंगे या सिंध हुकूमत के। इस तनाज़े को लेकर पहले प्रोग्राम में आवाज़ उठाते हैं, पहले बात करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर नफीसा शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूद हैं, सीनियर हैं और फाइनेंस उमूर पर गहरी नज़र रखती हैं। हलीम आदिल शेख साहब यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। मैं पहले हलीम आदिल शेख साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि मामला क्या है, अब आपका क्या इस पर से है, क्योंकि ये फैसला हुआ है और आज जो हमारी तरह के विद होल्डिंग टैक्स जो मोटर रजिस्ट्रेशन इस पर जमा करता था वफाक के लिए, वो आज बंद कर दिया उसने कलेक्ट करना। मुकेश कुमार चावला साहब ने कंफर्म भी किया, एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो वजीर हैं। योर से ऑन दिस हलीम आदिल शेख साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत है, इसके अंदर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे पेपर की आंख दी जाती है कि जी अस्पतालों पे हमला हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत अस्पताल लिए जाते हैं, कहते हैं अस्पतालों पे हमला हो गया। फिर कहा जाता है कि जी अगर 225 अरब रुपए कम आए तो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में कम गए, चूँकि रेवेन्यू करेक्शन कम हुआ, उनके सिंध के 229 अरब पे डाका डाल दिया गया। इसी तरीके से बात की और ये मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल आइन से, ये वो आइन जो कि भुट्टो साहब ने बनाया था और उसकी तरमीम रज़ा रब्बानी साहब ने की थी, उसमें दोनों जगह कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई प्रोविंशियल असम्बली ओवर रूल नहीं कर सकती जो फेडरल रिलेटेड इश्यूज हुआ करते हैं। इसके अंदर मैं दो आइन की आपको बता दूं, चूँकि ऐसी हाँकने से कुछ नहीं होता ना, ये तो मैं समझता हूँ इन्होंने आइन से रूगर्दानी करने की कोशिश की है, तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए इसके ऊपर। आइन का आर्टिकल 77 कहता है ओनली पार्लियामेंट कैन डिसाइड टैक्सेस व्हिच आर जुरिस्डिक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये फेडरल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में है, तो आर्टिकल 77। आइन का आर्टिकल 144 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, पार्लियामेंट, लोअर हाउस, नेशनल असेंबली हैव पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस, इम्पोज करने के दूसरा भी। और आखिरी में आइन का आर्टिकल 279 कहता है इफ यू हैव एंड इफ एनी प्रोविंस है, इफ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग टैक्सेस देन रेज दिस इशू इन द नेशनल असेंबली थ्रू मेजॉरिटी कैन बी चेंज्ड। मैं कहता हूं कि अगर कोई इशू है तो मुकेश चावला साहब को, वज़ीर आला साहब को चाहिए था कि भिजवाते नेशनल असेंबली में अपने MNAs के पास, वो जाके उसको ले जाते पार्लियामेंट में, कहते भी बड़े हमारे सब लोग ताल्लुकात हैं, और वहाँ जाके नेशनल असेंबली से नीचे लेके आ जाते। ये कैसे कह सकते हैं, ये कोई खुदा न खास्ता कोई स्टेट्स नहीं है, कोई अलग अलग रियासतें नहीं है, एक फेडरेशन है, इसमें चारों सूबे हैं और इसमें डिसाइड हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट ने लगा दिए उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल असेंबली अंडू नहीं कर सकती। और इस तरीके से कि हम टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, ये वही है कि जब इन्होंने लगाया लॉकडाउन, बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो, लॉकडाउन का इम्पैक्ट आया। चूंकि लॉकडाउन से पहले तो 38% ज्यादा पैसे आ रहे थे और रेशो के हिसाब से। लॉकडाउन में जब रेवेन्यू कम हुए, चूंकि मेजर रेवेन्यू कराची से आता है, दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान का, जब वो कम हो गए, पैसे कम आए, उनका डाका डल गया। मतलब उस वक्त कह रहे थे लॉकडाउन कर दो, कोई फिक्र नहीं है। और अल्टीमेटली एक साजिश थी वफाक पाकिस्तान के खिलाफ, ये साजिश थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के खिलाफ जो सिंध हुकूमत ने की। और ये अगर साजिश है तो नफीसा साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नफीसा साहब ये आप बताएंगे कि ये जो फैसला हुआ है वफाकी हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये आइन शिकनी है, आइन के खिलाफ है, ये तो आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं। योर से ऑन दिस, ये रिफंड्स का मामला क्या है, फाइनेंशियली भी थोड़ा इसका अंडरस्टैंड हमें करवाएं, क्या आपका क्या इस पर केस क्या है इसके ऊपर। नफीसा साहब, नफीसा साहब आप तक मेरी आवाज आ रही है? मैम स्पीकर नहीं पता। जी नफीसा साहब आपको आवाज आ रही है?
नहीं जी, आवाज उनकी देखिए इसमें मैं एक तो और भी बता दूं, ताकि जो पहली दफा आपने बड़ा अहम इशू उठाया है, आइन का आर्टिकल 141 148 भी कह रहा है प्रोविंसेस आर ओनली लिमिटेड इन प्रोविंस बट फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट लिमिटेड एनी प्रोविंस रिगार्डिंग टैक्स। मेरा मतलब है इतना आईने पाकिस्तान में वाजे होने के बावजूद ये शोशा छोड़ा है, ये मैं समझता हूँ ये गलत वक्त पे छोड़ा गया है और इस शोशे का ताल्लुक इस करंट सिनेरियो से है। ये पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, इमरान खान को कमजोर करने के लिए ये शोशा छोड़ा गया है। अगर नफीस साहब हमारे साथ हैं, ये इस वक्त नहीं है, इस वक्त लाइन पे नहीं है इस वक्त, तो हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। इस ब्रेक के बाद आते हैं, इस प्रोग्राम को जारी रखते हैं। ये एक अहम मौजूद था, इस वफाक और सूबा सिंध के दरमियान से नुकता मौके भी लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवाल उठाया कि जो टैक्स का तनाज़ा वफाक और सूबा सिंध हुकूमत के दरमियान है, आखिरकार टैक्स कलेक्शन विद होल्डिंग टैक्स की कलेक्शन जो जैसे मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होती है उसको बंद किया सूबाई हुकूमत ने। इस तनाज़े के ऊपर हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सिंध हुकूमत का भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। आपको इंट्रोड्यूस करते चले, आता तारा साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपको भी खुश आमदीद प्रोग्राम में कहते हैं। एक और अहम फैसला पेट्रोलियम बहरान, इसके साथ साथ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई उस हवाले से कमेटी के क़याम का है। ये कमेटी किस हद तक, यानी कहा जा रहा है कि 10 जुलाई इसकी डेडलाइन है जो इसको रिपोर्ट देनी है, लेकिन कितना अहम और कितना बड़ा फैसला है ये वफाकी हुकूमत का, क्या इसका कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा? अता तारा साहब, आप इसको किस तरह देखते हैं? नून लीग का रद्द-ए-अमल क्या है? एक और कमेटी कायम हुई है, आप इसको वेलकम करेंगे क्या? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो पेट्रोल का क्राइसिस पैदा हुआ और पूरे पाकिस्तान ने देखा कि पेट्रोल नायाब था, पेट्रोल पंप पे लाइनें थी मगर पेट्रोल दस्तयाब ना हो सका। और देखिए इसमें ये बात जानना ज़रूरी है कि मई 2018 में आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें थीं वो $75 फी बैरल थी, $75 फी बैरल, और यहाँ पे 87 रुपए लीटर हम पेट्रोल दे रहे थे। अब वो $75 कहाँ और आज का $40 फी बैरल है, $40 पर बैरल, और हम अब 100 पे दे रहे हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि आलमी मंडी में तो तब डबल थी कीमत, तो अब तो 40 पे है, तो आप 87 से कम करके इसको तो आपको देना चाहिए 56 रुपए पे। तहकीकात इस बात की होनी चाहिए कि अगर सरकार टैक्स ले रही हो, टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो रहा हो, वो तो सिर्फ 2.5 या 3 रुपए का किया गया, वो सिर्फ 2.5 या 3 रुपए का जो बेस प्राइस है जो डायरेक्टली ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनीज की जेब में जा रही है जी, वो 26 रुपए से 44 रुपए पे इंक्रीज कर दी गई। और मुझे बताइए कि क्या कोई नेगोशिएशंस हुई ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनीज के साथ? रातों रात नायाब तेल का दस्तयाब हो जाना 5 मिनट के अंदर, ना ओगरा ने समरी मूव की, रूल्स की वायलेशन, ना कैबिनेट में मामला गया, ना कैबिनेट में डिस्कशन हुई, और 5 मिनट के अंदर इसका इतलाक हो गया जो कीमतों में इजाफा था। तो हुकूमत की तरफ से कोई बैकडोर डिप्लोमेसी थी, कोई खुफिया मुज़ाकरात थे, कोई ना कोई बात तो कर रहा होगा ना जी कि तेल दस्तयाब भी हो गया, कीमतें भी बढ़ गई। तो वो आप नहीं समझते कि पहली हुकूमत है जो आप ये जो हुकूमत खुद कह रही है, जो एक मौक़िफ़ आ रहा है कि हमने चीनी कमीशन बनाया, पहली बार बेनकाब किया उस माफिया को, हमने इस पर सीमेंट की प्राइसेस हों या इस पर दीगर मामलात, और अब ऑयल के हवाले से एक कमीशन या इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी, पहली बार ये भी एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं। ये खान साहब अपने कहते हैं जी कि ये उनके अचीवमेंट्स हैं। डू यू थिंक दीस आर अचीवमेंट्स? तारा साहब, किसी भी हुकूमत को जांचना हो ना जी, तो जितने भी इस तरह के घपले, जितने भी इस तरह के स्कैंडल, फ्रॉड होता है, उसको देखना चाहिए कि क्या एक्शन लिया गया। आमिर कियानी साहब पे इल्जाम था करोड़ों रुपए की अद्वियात के गबन का, कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, जीरो। बिलियन ट्री सुनामी की पार्लिमानी कमेटी को रोक दिया गया। शुगर इंक्वायरी कमीशन में सरे फेरिस्त शख्स जिसने 100 अरब का मुनाफा कमाया, 56 करोड़ की सब्सिडी ली, शॉर्टेज वाले साल में, आप छोड़ दें 1985 से लेकर 2017 तक, जिस साल शॉर्टेज थी, प्राइम मिनिस्टर एक्सपोर्ट की अप्रूवल देते हैं, उस्मान खान बुजदार वजीर आला पंजाब सब्सिडी देते हैं, और जिस शख्स ने ये सारा खेल किया वो लंदन बैठा है, कोई ECL में नाम नहीं है, किसी ने रोका नहीं। वो लोग तो अब ये कहते हैं कि जी पहली हुकूमत है जिसका मोटो ये है, खाता है तो बताता भी तो है। एक्शन कहां पे है? हमारे खिलाफ जितने केसेस इस दौरे हुकूमत में बने हैं,
वो इंक्वायरी स्टेज पे होते हैं, इनिशियल स्टेज पे होते हैं, लोगों को जेलों में भेज दिया जाता है। तो अब मुझे ये बताइए ना, ये जितने मैंने आपको मालूम जब्बा आप देख लें, आप फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स देख लें, आप बीआरटी पेशावर देख लें, स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर। ये बता सकते हैं दादा साहब, आपको लगता है कि खुफिया मुज़ाकरात, बैकडोर आप जो बात कर रहे हैं, तो नून लीग को अंदेशा है कि इसमें पैसे बनाए गए हैं, और अगर बनाए गए हैं तो किसने बनाया? आपको किसी वजीर का नाम भी है? 100%। उसकी वजह सुन लेना जी। अगर तो मुज़ाकरात नहीं हुए तो फिर ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनीज को ओगरा ने 1 करोड़ का जुर्माना किया था शुरू वो तो मैं समझ गया कि आपने जो साइकिल समझाया, जो प्राइस डिफरेंशियल है, लेकिन किसने पैसे बनाए हैं? आप इस पर या इनकी काबीना में से कोई असिस्टेंट या कोई स्पेशल असिस्टेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर? यही तो तहकीकात होनी चाहिए, यही तो तहकीकात होनी चाहिए कि 26 रुपए से बेस प्राइस 45 रुपए बढ़ गई। और एक और बात, आलमी मंडी में जो कीमतों में इजाफा हुआ 17% हुआ, तो ये 90% बेस प्राइस कैसे बढ़ा दी गई? ये भी एक सवाल है कि 90% का इंक्रीज कोई बनतक नहीं है। तो इसमें कुछ दाल में कुछ काला नहीं है, दाल पूरी की पूरी दाल काली है। जी जी। और खाता है तो बताता भी है वाली पॉलिसी है। तो ये कोई ना कोई इसकी पता लगना चाहिए कि अच्छा, मैं ये जो आपने बात की बड़ी अहम, हलीम शेख साहब, ये मुझे फरमाइएगा कि आप जो ये कह रहे हैं चोरी का इल्जाम है, तहकीकात होगी, कह रहे हैं प्रेसिडेंट क्या है? पहले तहकीकात हुई, कमीशन में जिनके नाम थे वो लोग मुल्क से बाहर चले गए, जिनका टॉप नाम था वो मुल्क से बाहर चले गए। अनदर इंक्वायरी रिपोर्ट, ये एक और आपने इस पर इनके नजदीक इनकंक्लूसिव है, ऐसा कोई फायदा नहीं होना है जी इस पर, आप शेख साहब जो आप करने जा रहे हैं। तारड़ साहब जो भी कहें, लेकिन कौन बड़ा चोर है उसका फैसला कौम करेगी और अदालतें करेंगी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करेगी। 29 अरब की जो शुगर सब्सिडी है, उसमें जो सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा डाकू जिसने 20 अरब की सब्सिडी ली है, वो किबला शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सलमान शहबाज साहब हैं। और देने वाले एक और मोहतरम माशाल्लाह मिस्टर क्लीन, शोइंग हिम मिस्टर क्लीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। 20 अरब की सब्सिडी एक शख्स ने ली, 4.1 बिलियन की सब्सिडी सिंध को मिली। उसके बाद तकरीबन जो उसको पंजाब गवर्नमेंट ने दी है, तो उसकी भी मैं समझता हूँ पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि रिपोर्ट आई, उसके अंदर अगर पीटीआई के किसी साहब का नाम आया तो ईसीएल में किसी और का नाम भी नहीं डाला गया, आपके साहिबान भी वहीं मौजूद हैं, और पहली दफ़ा एक्शन हो रहा है जो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मतलब जिसने 20 अरब की वो छोटा चोर है आपकी किताब में। मैं समझता हूँ कि चोर छोटा या बड़ा चोर सब बराबर हैं, और ये कह के ये बाहर नहीं निकल सकते। और होता इससे पहले कभी हुआ? इससे पहले तो मिट्टी पाओ खाई जाओ, मिट्टी पाओ खाई जाओ, मिट्टी पाओ, ये था आप लोगों का मोटो, ये था आपका आइन, ये था आपका कानून, ये था आपका नजरिया, खाई जाओ मिट्टी पाओ, ताकि भाई हजम हो जाए सारा। यहाँ किसी को हजम नहीं हो सकता है। यहाँ जो आपने बात की है, अगर आपने बात की कियानी साहब की, तो नैब ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की हुई है, सारे इदारे हैं जिसको किसी ने रोका हुआ। और ये तो कमीशन की रिपोर्ट किसी ने हमें कहा नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था कि जी इसके कमीशन की रिपोर्ट लाएं, और उसको पब्लिक करने का प्रेशर भी नहीं था, उसके फॉरेंसिक ऑडिट का प्रेशर भी नहीं था। और कल जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, अब ये नहीं होगा कि जी शोर वोर मचा के जान बचाओ और चले जाओ, ये नहीं हो सकता। बात यह है कि ये जो पिछले जो इन्होंने 10-15 साल के अंदर जो इस मुल्क के साथ हशर किया, आज उसकी वजह से ये वक्त देखना पड़ रहा है। अब देखिएगा, अभी तो कहते हैं ना शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, आईपीपीज को तो आने दें। 1993 में किस अंदाज से इनकी लीडरशिप ने डील की, किस अंदाज में इनके ऊपर एफआईआर उस वक्त कटी, किस अंदाज में फिर मुका करके एफआईआर खत्म की गई। आज जो गठजोड़ है ना, मतलब तोशा खाने से लेकर आईपीपी से लेकर शुगर कमीशन, मालूम जब्बा केस है, दीगर केसेस हैं, हमारे लोग इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तार हो जाते हैं, आपके लोग जो हैं वो गिरफ्तार किया इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस तक होता है तो गिरफ्तार नहीं होते हैं। इस पर क्या जवाब है जी? ये मामला नैब से सवाल होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप जी अव्वल तो नैब से सवाल होना चाहिए। क्या नैब से हमारा कोई ताल्लुक है? आपके वुज़रा दावे करते हैं ताज़ा बनने वाला है नैब के चेयरमैन अब पिछले दौर में नवाज शरीफ साहब और खुर्शीद शाह साहब की मर्जी से अपॉइंट हुए। क्या उसके बाद कोई नैब में कोई बड़ी वो क्या कहते तब्दीली आ गई? नैब को एम्पावर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट की बिल्कुल ख्वाहिश है कि उनको इख्तियारात दिए जाएँ, उनको वसाइल दिए जाएँ, उनको एम्पावर किया जाए। उनके अफसरान जो बेचारे लावारिस इधर उधर फिरते रहते हैं, बेहतर है कि वो किसी एक कॉलोनी में रहें, उनकी तनख्वाहें अच्छी हो, प्रोसिक्यूशन अच्छी हो। लेकिन ये नैब तो इनका है ना जी, नैब एक आज़ाद इदारा है, नैब कोई एंटी करप्शन
करप्शन नहीं है। तो ये इल्ज़ाम मतलब बताएं ना, क्लियर है कि जी नैब के चेयरमैन साहब क्या नाम इमरान खान साहब ने लगाए हुए, नैब के चेयरमैन इमरान खान साहब की पेशकश है, नैब का इनकी ख्वाहिश पे तो नहीं होगा ना कि अता तारन साहब की ख्वाहिश के ऊपर कि पहले इसको उठा लो फिर इसको उठा लो। देखिए पहले अल्टीमेटली जिसने आना है उसने पकड़े जाना है। इस दौर के अंदर भी कोई करेगा तो बचेगा नहीं। हल्के से सर उठाया, चीनी महंगी हुई, उसी वक्त उस सर को पकड़ लिया गया, दबोच लिया गया और सबके सामने रख दिया गया कि ये हुआ चीनी के अंदर। आईपीपीएस में देखिएगा इतना बड़ा, और ये बड़े बड़े पर्दा नशीन, ये बेनकाब होंगे ये लोग जो मिस्टर अपने आप को समझते हैं कि जब मुझसे बड़ा जुल्म हो गया। जिस अंदाज से कैश बॉयज बेनकाब हुए, जिस अंदाज से टीटी बॉयज बेनकाब हुए, जिस अंदाज से पनामा लीक्स के अंदर सारा कुछ बेनकाब हुआ, जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होने के बाद इनके लीडर, इनके सारे कुछ, इनके सरबराह, इनके साबिक वज़ीर आज़म नाअहल होने के बाद वो बाहर जाके बैठे हुए हैं। दूसरे साहब केसेस को फेस नहीं कर रहे, कहते मैं उधर नहीं जा रहा, मैं उधर नहीं जा रहा। चौधरी शुगर मिल कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुँच गई, इनके असासे कहाँ से शुरू होकर कहाँ पहुँच गए। जब ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी तो लाजिम बात है अपने आप को मासूम ना कि कोर्ट में ये नैब वाली जो बात है अभी तारा साहब, ये इमरान खान साहब ने बात की, केसेस तो जो बने वो सारे पुराने दौरे बने, जो अब यानी मनी लॉन्ड्रिंग का जीआईटी जो केस है आसिफ ज़ारी साहब पीपल्स पार्टी के ऊपर, वो भी पनामा केस भी है। वो कहते हैं मुझसे कबल के केसेस हैं, ये केसेस मैंने नहीं बनाए। अभी आप हलीमा शेख साहब को सुनने के चेयरमैन नैब को हम नहीं लेकर आए, आप लोग खुद लेकर आए। तो अब जो चेयरमैन नैब कर रहे हैं या जो भी नैब कर रहा है उसके कंडक्ट पे सवाल जो पीटीआई पर उठ रहे हैं, उसकी वजह क्या है इस पर तारा साहब? एक तो आपने पेट्रोल पे सवाल किया था, उसका जवाब उनके पास ऑब्वियसली नहीं है। नहीं, मैं पेट्रोल का जवाब दे देता हूं, मेरा ख्याल ले ले मुझसे। ठीक है, उन्होंने मैं पेट्रोल का जवाब ले ले। नहीं पेट्रोल का जवाब ले ले मुझसे, मैंने मुझसे ले जवाब है मेरे पास, ले लीजिए। अच्छा एक सेकंड, अगर वो कह रहे हैं उनका जवाब है तो अगर जवाब है मैं जवाब देता हूं आपको पहले, बाद में देंगे। हलीमा शेख साहब बाद में जवाब देंगे। तारा साहब पहले आप बात करने, तारा साहब फरमाया जी। जी तारा साहब, पहली बात है कि पता नहीं उन्होंने चीनी कहां से खरीदते हैं। चीनी आज भी 85 रुपए पे मिल रही है, आप जहां मर्जी से जाके ले लीजिए। चीनी की कीमतों में कोई कमी नहीं आई, हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। और जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं, मैं मनाजरे का चैलेंज इनको देता हूं, मेरे साथ बैठ जाएं। पंजाब के अंदर थ्रू आउट शहबाज शरीफ टेन्योर 2015 से शुरू हो जाए, 180 हम गए हुए हैं, 180 रुपए गन्ने का रेट था, किसी भी सूबे में 180 नहीं था। काश्तकार को रेट ज्यादा मिला, मिलों को नुकसान हुआ। इश्तहारात पे इश्तहारात दिए कि जी अरबों का लॉस हो रहा है, इसकी कीमत जो है वो कम की जाए। कोई सब्सिडी का नामो निशान नहीं है, किसी किस्म की कीमत में कमी नहीं की गई। वो ऑन रिकॉर्ड हैं, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। मेरे पास सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी मौजूद है जिसमें 172 रुपए गन्ने का रेट तय हुआ, 12 रुपए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सब्सिडी दी और 160 रुपए का उन्होंने गन्ने का रेट तय किया। तो वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, वो आप देख लें जब देखना चाहें। बात यह है कि सुलेमान शहबाज के हवाले से उन्होंने बात की। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं कि जी सुलेमान शहबाज के लिए 20 अरब की सब्सिडी अरेंज की गई और दी गई। बात जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि शॉर्टेज वाले साल में जब पता है कि 5.2 मिलियन टन प्रोडक्शन कम है, 5.2 मिलियन टन नहीं है, उस साल डॉलर का रेट 155 है। जहांगीर खान तरीन साहब ने इमरान खान साहब से फैसला करवाया काबीना में एक्सपोर्ट का, पता था शॉर्टेज है, अब 3 तरह मुनाफा कमाया। एक्सपोर्ट की डॉलर। अगर इजाजत दें, एक ब्रेक है, तारा साहब एक ब्रेक है, इस ब्रेक के बाद हम आगे इस बात को अगर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपने बड़े अहम उठा दिए हैं, हलीमा शेख साहब भी बड़ी अहम बातें कर रहे हैं। आखिरकार ये मामला है क्या और इसका मुस्तकबिल पेट्रोल बहरान के हवाले से क्या नाम सामने आएंगे और कार्रवाई भी होगी? इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। एक अहम तरीन सवाल जो प्रोग्राम के शुरू में उठा कि वफाक और सिंध के माबैन टैक्स का तनाज़ा आखिरकार क्या है? कोई टैक्स डिडक्ट किया है वफाक का, सिंध का टैक्स डिडक्ट हुआ है, वफाक रिफंड नहीं कर रहा। सिंध ने वफाक के लिए विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्शन आज से बंद कर दी है। सिंध का मुकदमा क्या है? नफीसा शाह साहिबा आप प्लीज एक्सप्लेन करें, क्योंकि यहाँ पर कहा जी कि पीटीआई कहती है कि आइन शिकनी है ये। व्हाट इज योर वर्जन ऑन दिस नफीसा शाह साहिबा? देखिए, पहले तो मैं सबसे आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब आप फिस्कल फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स अप्लाई करें और जो लोअर टियर है प्रोविंस, उसको आप उसके जो अख्तियारात हैं टैक्स कलेक्शन के अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो आप उनको एम्पावर करते हैं कि वो अपनी टैक्स कलेक्ट करें, तो उसका अच्छा रिजल्ट, मस्बत रिजल्ट आता है। मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि 2010-11 से पहले जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज था वो भी वफाक कलेक्ट करती थी और वो फिर सूबे को जितना कलेक्ट होता था वो ट्रांसफर करते थे। उस वक्त सिर्फ
18 अरब रुपए सिंध को ट्रांसफर हुए। 18th अमेंडमेंट के बाद जब सिंध ने खुद ये अख्तियारात दिए या सूबों को दिए गए, और सारे सूबों को अख्तियारात हैं कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सूबे कलेक्ट करेंगे। आज 1 खरब रुपए से ज्यादा सिंध कलेक्ट कर रहा है। तो दैट शोज कि आपको डिसेंट्रलाइज आप करेंगे तो वो मुल्क के लिए अच्छा है। अब सेकंड ये है कि फाइनेंस फिस्कल मैटर्स में आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए। हमने कई कट मोशन भी दिए, फाइनेंस बिल जो है इसमें तरमीम भी दी, क्योंकि कई जगहों पर वफाक ऐसे टैक्सेस कलेक्ट कर रही है जो सिंध या सूबों के दायरे में आता है। इमूवेबल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो एक्सक्लूसिवली सूबों का है, और वफाक जो है उन्होंने झपड़ मारा है सूबों के टैक्स को। इसी तरीके से टोल मैन्युफैक्चरिंग जो है, इट्स अ सर्विस। दुनिया भर में आप गूगल करें कि टोल मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इट्स अ सर्विस टैक्स। ये सर्विस टैक्स वफाक क्यों कलेक्ट कर रहा है? अच्छा, जो पेट्रोलियम लेवी है, पेट्रोलियम लेवी का जिक्र ही नहीं है आइन में। पेट्रोलियम लेवी क्यों? इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स, और वो इसलिए सेल्स टैक्स है बेसिकली, लेकिन उसको दूसरा नाम इसलिए आप दे रहे हैं क्योंकि आप डिविजिबल पूल में ठीक है आप वो नहीं डालना चाहते जैसे सूबों को वो शेयर ना मिले। तो जब इस किस्म की चोरी और सीनाजोरी होगी सूबों के हुकूक पर, और आज इत्तेफाक से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डे है, तो फिर इस किस्म के जो है ये बातें होंगी। अच्छा, ये जो टैक्स है ये तो विदहोल्डिंग टैक्स आज जो जी इस पे मैं मुझे बताएं कि सिंध क्यों वफाक के लिए क्यों सिंध टैक्स कलेक्ट करे? क्यों कलेक्ट करे? वफाक खुद करे ना, जब वो डिविजिबल पूल का भी हिस्सा नहीं है। या तो अगर डिविजिबल पूल का हिस्सा होता तो फिर दूसरी बात है, और अगर उसमें भी आप हिस्सा ये आप कह रही हैं कि हम क्यों कलेक्ट करें? नफीस साहब, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। शराकतदारी, अगर आप सूबों की शराकतदारी कर रहे हैं तो फिर जो सूबों के अख्तियारात हैं आइन के तहत वो उनको दें। ये नहीं हो सकता कि आप आइन के खिलाफ नफीस साहब, आपका पॉइंट तो पहुंचा मुझे। जो पीटीआई ने मौकिफ रखा है उस पर, वो कहते हैं कि आर्टिकल 77, 144, 141, 142, 279 ये उसकी खिलाफ वर्जी है। अगर सूबा वफाक के लिए टैक्स कलेक्ट करने को, जैसे आज मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैक्स कलेक्शन बंद कर दी जिसपे आप 2% शायद सर्विस फीस भी चार्ज करते थे, तो आप ये कह रही हैं कि हम कर सकते हैं। वो कह रहे हैं ये आइन के खिलाफ है। ये क्या आइन के खिलाफ है या नहीं है? तो इस पर जो मैंने बात की, जिन टैक्सेस की मैंने बात की, वो भी आइन के खिलाफ है। तो आप भी आइन के खिलाफ वर्जी करेंगे अगर वो कर रहे हैं तो? देखिए, वफाक से सब चीज शुरू हो रही है। वफाक खुद आइन के खिलाफ काम कर रही है, आइन की नफी कर रही है, हर स्टेप पर नफी कर रही है। सीसीआई कमी, अगर ये सपोजिंग वफाक को ये मसला है कि सिंध क्यों नहीं कलेक्ट कर रहा, बुलाए जुला बात करें फिर उस वक्त जब डायलॉग होगा, ये मसले डायलॉग से हल होते हैं। ये नहीं होगा कि आप सूबों के एक सिस्टम से सूबों को आप खराब करें, सूबों को आप गंदा करें, सूबों के आप अख्तियारात छीन लें और फिर सूबों को आप उनका शेयर भी ना दें। मैं अब क्योंकि मैं जो आपने बात की बड़ी अहम बात है, मैं हलीम शेख साहब आपको शुक्रिया अदा करते हुए हलीम शेख साहब आपकी तरफ आऊंगा। जरी ये जो कह रहे हैं कि जो मैं बात समझूं कि आप गलत कर रहे हैं, यानी वफाकी हुकूमत आपसे मतलब गलत कर रही है, तो इसलिए ये गलत करने की तौजी हमारे पे बनती है। ये बताइए, वी कैन आल्सो डू दिस रॉन्ग। ये तो बड़ी आइन, इन्होंने कई टैक्सेस गिनवा दिए जो आइन में है नहीं और वफाक कलेक्ट कर रहा है इस वक्त। देखिए, ये आपने सुना खुद, एक पढ़ी लिखी खातून है, अच्छी लिटरेट हैं, कोई आइन का हवाला देते ना। 18वीं तरमीम की ये बात करती हैं। आइन का आर्टिकल 142 वो कहता है टैक्स इशू ऑफ फेडरल लेजिस्लेशन आफ्टर 18th अमेंडमेंट। 18वीं तरमीम के बाद भी ये टैक्सेस जो है फेडरल लेजिस्लेशन के अंदर आता है। उसके अलावा इनको अगर कोई भी इशू है, ये जाएं कौमी असम्बली में जो कहा आपसे, अगर वफाक कुछ इनसे गलत कर रहा है, वफाक टैक्स गलत ले रहा है, तो जाएं आर्टिकल 279 में इख्तियार है इनके पास, नेशनल असम्बली में ले जाए। लेकिन इस तरीके की, मैं कहता हूँ, ये आइन से गद्दारी कर रहे हैं, ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तभी हम कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब से, फेडरल गवर्नमेंट से बहैसियत सिंध का एक पार्लियामेंटेरियन, मेरे भी वोटर है, मेरे भी स्टेक्स हैं, हम कहते हैं कि आर्टिकल 149(4) के तहत फौरी तौर पे इनको डायरेक्शंस दी जाए। ये गलत कर रहे हैं, उस पे नहीं मानते। आर्टिकल 235 के तहत इमरजेंसी लगाई जाए,
सिंध फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि भुट्टो साहब के 73 के आइन में मौजूद है और रज़ा रब्बानी की तरमीम में मौजूद है। और अगर आर्टिकल 149(4) आर्टिकल 235 से गुजारा नहीं चलता तो फिर आर्टिकल 234 लगाकर अगर गवर्नर राज भी लगाना पड़ सकता है तो ज़रूर लगाएं, नहीं तो इस वक्त ये सिंध जो है इस किस्म की हरकतें कर रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। हमें इनका ये सिंध कार्ड इनका डिस्कार्ड हो चुका है। बाकी मोहतरमा ने भी बात की, बड़ी इन्होंने 18वीं तरमीम पिछले दिनों एक हफ्ते पहले फैजगंज गंबट में गोठ यार मोहम्मद मरखंड में 10 साल का अयूब खोड़ो एक बच्चा लकड़ी के पुल पे जाते हुए गिर के मर गया। ये तो उन्होंने तरक्की, मैं इनके गांव की बता रहा हूँ बात, ये तो उन्होंने तरक्की की है, सिंध को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, ये तरक्की है इनकी। मतलब ये तरक्की है। ब्रेक की तरफ बढ़ना है सानी साहब, आपका इस वक्त आपने बड़ी अहम बात की है, शुक्रिया अदा करेंगे। इसके बाद आएंगे तो कंक्लूजन की तरफ प्रोग्राम है, एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा चलूंगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात। यहाँ जो सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान तनाज़ा है, इस दौरान अता ताड़ साहब, हलीम आदिल शेख साहब ने यह मुतालबा किया यहाँ जी कि गवर्नर राज का ऑप्शन भी अगर इस्तेमाल करना पड़े तो करें, और जो सिंध हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन बंद की है वफाक के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आइन की खिलाफ वर्जी या आइन शिकनी है। सिंध हुकूमत अपना मुकदमा दे चुकी है। आपको क्या लगता है ये मुतालबा गवर्नर राज का कितना सूदमंद है? देखिए, गवर्नर राज तो वहां लगाना चाहिए जहां पे परफॉर्मेंस के इश्यूज हों। आपको याद होगा जब ये कोविड शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा अमवात की शरह कम केसेस होने के बावजूद केपीके में थी, ना वहाँ हेल्थ इमरजेंसी है, ना 7 सालों में कोई अस्पताल बना है। सिंध और पंजाब में चलें फिर भी जो अस्पताल हैं उनकी हालत बहुत बेहतर है, नए इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे बने हैं, स्पेशलाइज्ड डिजीजेस के इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। टैक्स कलेक्शन के हवाले से अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू अथॉरिटीज इस्टेब्लिश की गई और जिस तरीके से मुझे याद है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का क़याम किया गया पोस्ट 18th अमेंडमेंट, फिर सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी बनी और बाकी सूबों की हैंड होल्डिंग की गई और रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा किया गया। ये वफाक के जो शुरू से इश्यूज हैं, वफाक तो देखें वो तमाम इकाइयों को सूबों को साथ लेकर चलता है, वफाक का दिल बड़ा होता है, हौसला बड़ा होता है। ये पहली हुकूमत देखी है कि ये इस तरीके से सूबों के हवाले से तनाज़ात खड़े करते हैं, सूबों के हवाले से बयानबाजी करते हैं, और एक ऐसे टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस अलग है और उसके साथ साथ ये कोविड का क्राइसिस अलग है। तो ये तो हुकूमत मैं समझने से कासिर हूं कि इस वक्त एक नेशनल कंसेंसस और नेशनल यूनिटी बिल्ड करने में क्यों नाकाम रही है। सैफान साहब, मैं अपने आर्गुमेंट के मिडल में था तो कुछ सवालात जो हलीम आदिल शेख साहब ने उठाए थे मैं चाहता हूं मैं उनको कंक्लूड कर दूं। देखिए, मैं चीनी के हवाले से बात कर रहा था कि 56 करोड़ की सब्सिडी जहांगीर खान तरीन साहब को दी गई। डॉलर का रेट 155 था, लोकल मार्केट में किल्लत थी, वजीर आजम ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, इन्होंने चीनी बाहर भिजवाई, इजाफी मुनाफा कमाया क्योंकि डॉलर का रेट ज्यादा था, इजाफी मुनाफा कमाया क्योंकि सब्सिडी ली हुई थी। उसके बाद जो लोकल मार्केट में यहाँ किल्लत पैदा हुई, कीमतें 85 और 90 के दरमियान चली गई, लोकल मार्केट में भी चीनी बेच के मुनाफा कमाया, 100 अरब के लगभग मुनाफा हो गया। और बाकी जो बड़ा सब्सटैंशियल शेयर मार्केट का है वो खुसरो बख्तियार साहब कंट्रोल करते हैं, उन्होंने भी मुनाफा कमाया। तो अभी तक किसको सजा हुई है? एक कॉल अप नोटिस किसी को जारी हुआ हो, किसी को नहीं बुलाया गया, कोई तलब नहीं किया गया। पिछले सालों की तहकीकात जरूर करें मगर इस साल की चोरी को डाइल्यूट मत करें कि जिस साल शॉर्टेज थी उस साल गरीब आदमी चीनी उसकी पहुंच से दूर कर दी गई, महंगी कर दी गई, किल्लत पैदा कर दी गई, उसका जिम्मेदार कौन है? और देखिए, माजी के अंदर जहांगीर खान तरीन साहब धरने भी फंड करते रहे हैं, उनके जहाज का भी बेजा इस्तेमाल होता रहा है, वो पार्टी को भी फंड करते रहे हैं, तो इन बातों का कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात जो उठाई, शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे जितने केसेस हैं मेरे फिंगर टिप्स पे हैं क्योंकि मैं उनकी लीगल कोऑर्डिनेशन को भी देखता हूं, वो तमाम तर केसेस इस दौरे हुकूमत के हैं। आशियाना हाउसिंग स्कैम देख लीजिए, रमजान शुगर मिल गंदा नाला केस देख लीजिए, असासों का केस देख लीजिए। दो में उनकी हाई कोर्ट से बेल हुई और बादियों नजर में हाई कोर्ट ने कहा कि कोई एविडेंस, ना करप्शन है, ना किकबैक है, ना कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सैफान साहब वो ये है कि नईम बुखारी साहब जो पीटीआई के रुकन हैं वो नैब के प्रोसिक्यूटर थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि हमें तो शहबाज शरीफ का रोल एक अच्छे बंदे का इसमें लगता है, उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि सीम्स टू बी द गुड गाय, तो करप्शन कहां है? तो नईम बुखारी साहब ये बताने से कासिर रहे और केस वापस लेना पड़ा। अभी भी जो असासों का केस है उसमें कोई करप्शन, किकबैक, कमीशन नहीं है। तो जो इमरान खान साहब बात कर रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम एनआरओ नहीं देंगे, तो अगर नैब आजाद है
तो इनसे एनआरओ मांगने का किसने कहा है, या इनको क्या इख्तियार है एनआरओ देने का? और अमेरिका के अंदर जिन्होंने कहा था कि शाहिद खाकान ने कहा था कि अगर मैं चोर हूं तो मुझे पकड़ लो, तो मैंने पकड़ लिया, तो ये एक तरफ नैब के नुमाइंदे बनते हैं, नैब की बिहाफ पे स्टेटमेंट्स देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं नैब ने अभी गठजोड़ नहीं है। Exactly. तो ये मैं समझता हूं कि आप वो बेशक जुल्फी बुखारी साहब का ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑफशोर वेल्थ है, नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, वक्त इख्तिताम पे पहुंचा। यानी नून लीग का जो मौक़िफ़ है इस बारे में